Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and this is another video which is a part of Psychology Entrances Let's Crack It series by Mind Review, जिसके अंडर हम कवर कर रहे हैं हमारे अंडरग्रेजुएट लेवल ऑफ साइकोलॉजी का सिलेबस wherein we are covering a variety of papers and a variety of topics. और अगर आपको जानना है कि कौन से पेपर्स और कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं और कौन सी डेट पे कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड होगी किस टाइम पर, तो उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन की एक प्रॉपर क्यूरेटेड लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पीडीएफ मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और उस पीडीएफ का लिंक मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द टाइम टेबल, आप लोग उस पीडीएफ लिंक को जाके खोल के देख सकते हैं. And it is all free of cost just for you all. All you need to do is subscribe to the channel and click on the bell icon ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आए, आपको मिले मोटिवेशन अपनी पढ़ाई शुरू करने की. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बायोसाइकोलॉजी का पेपर कवर कर रहे हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. And today's video is the most important video of all the videos till now. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम आज डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. So I hope you all are ready with your pens and notebooks and we will start now. तो नर्वस सिस्टम बेसिकली होता क्या है? हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो बात कर लेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी बात कर लेंगे, बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस नर्वस सिस्टम? तो नर्वस सिस्टम जो है हेल्प करता है हमारी जो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं. एज यू कैन सी इन दिस फिगर वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी. अब ये डिफरेंट पार्ट्स आपस में कम्युनिकेट करें वो ज़रूरी है ताकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो एसेंशियली काम करती रहे. तो ये जो कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में एक साथ आपस में, वो एनेबल होता है नर्वस सिस्टम की वजह से. और अगर एक छोटा सा मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊं तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा कि नाम ही बता रहा है सेंट्रल, ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड पेरिफेरल, इवन तो पेरिफेरल का मतलब होता है बाउंड्री पे रहना, लेकिन पेरिफेरल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी चीज़ें आती हैं? स्पाइनल कॉर्ड होता है और ब्रेन होता है. तो ये दो जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ये पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो यहाँ पे ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये फर्दर दो चीज़ों में डिवाइडेड होता है. मैं थोड़ी ही देर में बताने वाली हूँ कि कौन सी वो दो चीज़ें हैं. एंड जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. वन इज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो आई नो अभी आपको ये सारा फ्लो चार्ट देख के बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा होगा कि कितने सारे नाम है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, कैसे याद होगा. बट ट्रस्ट मी, स्टिक विद दिस वीडियो टिल द एंड तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन से ये वीडियो देखिए. मैं सारे टर्म्स एक एक करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ और जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे इन टर्म्स के नाम, इनके फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली अपने ब्रेन में रजिस्टर होते जाएंगे. सो आर यू रेडी टू स्टडी? चलिए, तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम का जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं और नर्व फाइबर्स होते हैं. न्यूरॉन्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो जो पहले वाली वीडियोस बायोसाइकोलॉजी में अपलोड हुई थी, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं और नर्व फाइबर्स होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. तो अगर आप वो इमेज एक बारी फिर से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है क्योंकि ये ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है. तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो अलग अलग न्यूरॉन्स बाकी बॉडी पार्ट्स में हमारे पास हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको बाकी के बॉडी पार्ट्स से कनेक्ट करने का काम करते हैं. ठीक है, और जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है.
अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो वॉलेंटरी फंक्शंस में इन्वॉल्व है। वॉलेंटरी फंक्शंस का क्या मतलब होता है? ऐसे फंक्शंस जिनके ऊपर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी अपना लेफ्ट वाला हैंड रेज करना चाहोगे तो उसके ऊपर आपका वॉलेंटरी कंट्रोल है। आप अपनी मर्जी से या तो उसको रेज कर सकते हो या रेज नहीं कर सकते। इफ यू आर डूइंग फाइन एंड हेल्दी, तो आपका वॉलेंटरी कंट्रोल रहेगा उस आर्म पे, राइट? तो जो सोमैटिक पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, वो वॉलेंटरी फंक्शंस परफॉर्म करने में इन्वॉल्व है। लेकिन जो ऑटोनॉमिक पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, वो इनवॉलेंटरी फंक्शंस में इन्वॉल्व है। इनवॉलेंटरी फंक्शंस जैसे कि हमारी आई का ब्लिंक होना, ठीक है, इवन दो हम कुछ समय तक अपनी आई ब्लिंक को कंट्रोल कर सकते हैं, बट इवेंचुअली वो ब्लिंक हो ही जाएगी, है ना? तो या फिर डाइजेशन है, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, ये सारे जो फंक्शंस हैं वो इनवॉलेंटरी, डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंटरी फंक्शंस में इन्वॉल्व है। इसको याद कैसे रख सकते हो आप कि वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं क्योंकि वो इनवॉलेंटरी फंक्शंस हैं। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस योर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है, जैसा मैं आपको बोल रही थी कि फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो दो पार्ट्स हैं क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। अब आप बोलोगे नर्व्स क्यों है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर्स ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के थ्रू आउट हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में स्प्रेड आउट होते हैं। ठीक है, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपके पास क्रेनियल नर्व्स हैं। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं। ये चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कई बारी एमसीक्यूज में आ जाती है कि क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज, जो क्रेनियल नर्व्स है उसके 12 पेयर्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स के होते हैं 31 पेयर्स हमारी बॉडी के अंदर। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के हैं 12 पेयर्स और स्पाइनल नर्व्स के हैं 31 पेयर्स। अब जो क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स हैं, दोनों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही फंक्शन होता है। क्या फंक्शन है? कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके आना और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करती है तो कुछ मोटर इंफॉर्मेशन रिलीज करेगी, तो उस मोटर इंफॉर्मेशन को सेंसरी नर्वस सिस्टम से लेके वापस मसल्स या सेंस ऑर्गन्स तक लेके आना, ताकि हम कोई अपना मूवमेंट कर पाए या अपना कोई भी एक्शन कर पाए। तो दोनों जो क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है, दोनों का सेम फंक्शन है, बट द डिफरेंस इज कि जो क्रेनियल नर्व्स है वो हमारे ब्रेन में काम करते हैं और स्पाइनल नर्व्स एज द नेम सजेस्ट स्पाइनल कॉर्ड में काम करते हैं। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस है इनके लोकेशन में, और डिफरेंस है कितना अमाउंट है। तो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स एंड स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स। अब स्पाइनल नर्व्स को आप ब्रेक डाउन करके भी समझ सकते हो, तो एक डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाला है। तो स्पाइनल नर्व्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो ये हैं। तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल एंड कोसिजियल। अभी आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ही मेडिकल टर्म्स में हम आ गए हैं, बट ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा अगर आपके पास रहेगी तो आपका एज रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो स्पाइनल नर्व्स के ये कुछ पार्ट्स होते हैं। स्पाइनल नर्व्स में कौन सी नर्व्स इंक्लूडेड है? जैसा हमने बात की थी कि स्पाइनल नर्व्स कितने पेयर्स होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। तो इन 31 पेयर्स में कौन से नर्व्स हैं एग्जैक्टली जो स्पाइनल नर्व्स में कवर हो रहे हैं? तो वो है सर्वाइकल नर्व्स। सर्वाइकल नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी नेक में। तो कई बार आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उनको नेक में बहुत पेन रहता है, तो दैट इज वेयर योर सर्वाइकल नर्व्स आर, इन योर नेक। थोरैसिक नर्व्स क्या होती हैं? थोरैसिक नर्व्स आपके चेस्ट में प्रेजेंट होती हैं। फिर लंबर है, लंबर वाली जो नर्व्स हैं वो लोअर बैक में प्रेजेंट होते हैं। तो लंबर, लोअर बैक, समथिंग लाइक दैट, यू कैन रिमेंबर इट। सेक्रल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं हिप केज के पास। और जो कोसिजियल नर्व्स हैं वो हमारा जो वर्टिब्रे कॉलम है उसके एकदम एंड में, उसके एकदम लास्ट पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। अब सर्वाइकल नर्व्स कितनी होती है? 8 होती है सर्वाइकल नर्व्स, 8 पेयर्स। ठीक है, थोरैसिक नर्व्स जो चेस्ट में है उसके 12 पेयर्स होते हैं। लंबर के 5 पेयर्स होते हैं और सैक्रल के भी 5 पेयर्स होते हैं, और कोसिजियल का सिर्फ एक ही पेयर होता है। एंड दिस इज हाउ टोटल स्पाइनल नर्व्स जो है वो 31 पेयर्स की बन जाती है। राइट, सो आई होप आपको ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट एकदम से क्लियर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। राइट, चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर। जैसा हमने शुरुआत में फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उसमें
आई जस्ट शो यू वंस अगेन। हाँ जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसमें आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अब हम डिस्कस करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, वो फर्दर दो सिस्टम्स में डिवाइडेड है। वन इज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज बेसिकली नोन एज योर फाइट और फ्लाइट सिस्टम। हम बोलते हैं ना कि जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, कोई डेंजरस सिचुएशन आती है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम उस सिचुएशन को फाइट करेंगे या फिर हम उस सिचुएशन से फ्ली अवे हो जाएंगे, फ्लाइट हो जाएंगे, भाग जाएंगे उस सिचुएशन से। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये इमरजेंसी सिचुएशंस के साथ डील करता है। तो जब भी आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, वो कोई इमरजेंसी सिचुएशन कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि एक इंसान को डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो उसके सामने अगर एक डॉग खड़ा हो गया है आके और वो उसके पीछे भागने लग गया है, तो उसके लिए वो इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ सिचुएशन कैन बी एन इमरजेंसी सिचुएशन डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो बस ये बात है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी इमरजेंसी सिचुएशन के साथ डील कर रहा है। ठीक है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज योर कामिंग एंड रेस्टिंग स्टेट। तो हमारी बॉडी जब एक इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से ऑलरेडी अराउज्ड हो गई है, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट हो गई है, तो उस बॉडी को वापस एक इक्विलिब्रियम के स्टेट पे लेके आना है, उस बॉडी को वापस एक काम और रेस्टिंग स्टेट पे लेके आना है, तो वो काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर आप ध्यान से इसको समझो तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो दोनों पार्ट्स हैं वो बिल्कुल पोलर ऑपोजिट्स हैं। कि एक तो इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी को बिल्कुल ही अराउजल के स्टेट में लेके जा रहा है, और एक पैरासिम्पैथेटिक पार्ट जो है वो हमारी बॉडी को बिल्कुल ही काम और रेस्टिंग स्टेट पे वापस लेके आ रहा है, जब वो ऑलरेडी अराउज्ड हो चुकी थी। ठीक है। अब कौन सी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट हो जाती हैं इन द केसेस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये चीज़ें आपके लिए याद रखना इजी होगा अगर आप एग्जाम्पल से समझ के याद रखें। तो कोई भी जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो आप जस्ट इमेजिन करिए जिस भी चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एन एनिमल सिचुएशन और वट एवर इट इज़। तो जिस भी चीज़ से एकदम डर लगता है आपके लिए, इमरजेंसी की जो सिचुएशन हो जाती है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, है ना, कि हमारा जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इनहिबिट सैलाइवेशन, मतलब गला जो है सूखने लगता है। तो जब हम बहुत डरे होते हैं तो आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि गला एकदम सूखने लगता है, और डाइजेशन जो है वो इनहिबिट हो जाता है, डाइजेशन भी बंद हो जाता है, सैलाइवेशन भी बंद हो जाता है, हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, डायलेट्स प्यूपिल एंड ब्रोंकाई। डायलेट का मतलब क्या होता है? बड़ा हो जाना। तो हमारी जो प्यूपिल है, जो आई का पार्ट होती है, वो भी बड़ी हो जाती है। क्यों? बिकॉज इट देन इनेबल्स मोर इन्फॉर्मेशन टू एंटर थ्रू आवर आइज। हमारी आंखों से फिर और इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे से एंटर कर पाती है, ताकि हम उस इमरजेंसी सिचुएशन के साथ इजीली डील कर पाए। इट रिलैक्सेस आवर ब्लैडर, एंड दो जो है वो चीज़ें रिलीज करता है, एक एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। और ये दोनों चीज़ें कौन रिलीज करता है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको क्या चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि भाई ये फाइट और फ्लाइट सिस्टम है, इमरजेंसी सिचुएशंस के साथ डील करता है, और जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमारी बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं कि प्यूपिल और ब्रोंकाई डायलेट हो जाते हैं, डाइजेशन और सलाइवेशन बंद हो जाता है, टोटली बंद नहीं होता बट इनहिबिट हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है। नाउ पोलर ऑपोजिट इज योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, की एक बारी जब आपकी इमरजेंसी सिचुएशन ओवर हो गई, या तो आप उससे भाग गए या आपने उसका सामना कर लिया, वट एवर यू डिड, वंस योर इमरजेंसी सिचुएशन इज ओवर, अब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक ओवर करेगा, और वो चाहेगा कि मेरी जो बॉडी है वो वापस से काम और रेस्टिंग स्टेट पे आए। तो उसके लिए ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको रेस्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोला जाता है, वो कुछ चीजें करेगा, जैसे कि कॉन्स्ट्रिक्टिंग द प्यूपिल एंड ब्रोंकाई। कॉन्स्ट्रिक्टिंग का मतलब
उसको छोटा कर देना, कम कर देना। तो जहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्यूपिल डायलेट हो रहा था, बड़ा हो रहा था, वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक में प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, छोटा कर दिया, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनटेक करने की। फिर सेलाइवेशन और डाइजेशन जो इनहिबिट या बंद हो गया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, अब एक बारी फिर एक्टिवेट होने लग जाता है, हार्ट बीट स्लो डाउन होती है, ब्लैडर भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं आपके पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। एंड ऑल इन ऑल ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये कुछ बहुत ही वाइटल लाइफ सेविंग फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, डाइजेशन को कंट्रोल करना। सो आइदर इट इज थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और इट इज थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये वाइटल फंक्शंस हैं जो कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस है, हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। दैट इज वाई इनिशियली आई सेड कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा इनवॉलेंटरी फंक्शंस पे उसका ध्यान है, और जो मेरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका वॉलेंटरी फंक्शंस पे ध्यान है, क्योंकि यहाँ पे मेरी मसल मूवमेंट है, तो अपने हैंड्स, अपने लेग्स, अपना फेस, हेड आप अपनी मर्जी से इधर उधर हिला सकते हो, अनलेस समबडी एल्स इज फोर्सिंग यू टू डू सो, राइट। तो ये हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एंड विद दैट वी कवर दिस पार्ट। ठीक है, थोड़ी खुशी हो रही है कि मेजर पार्ट जो है इस फ्लो चार्ट का वो कवर हो गया है ना। तो चलिए, आई होप आपकी अटेंशन अभी तक मेंटेन है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें इन्वॉल्व है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व है और आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। ये दोनों चीजें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जान है और उनमें इन्वॉल्व है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेन को। ब्रेन ही सबसे बड़ा पार्ट है जिसमें काफी सारी टर्म्स हैं। तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए ढूंढा था। ठीक है, इस फ्लो चार्ट से काफी चीजें काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट इन योर नोटबुक राइट अवे, ताकि आपको थोड़ा और याद होए लिखने से। तो ब्रेन के जो है, हमने अपनी आसानी के लिए ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब इनके क्या फंक्शंस हैं? तो ये जो फोर ब्रेन है, तो ये आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट एरिया एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट एरिया एक्यूमुलेट करता है, और इसके जो फंक्शंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है वॉलेंटरी फंक्शंस के लिए। तो जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट था, वो वॉलेंटरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वैसे ही हमारा फोर ब्रेन जो कि लार्जेस्ट एरिया है ब्रेन का, वो भी वॉलेंटरी फंक्शंस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि उन फंक्शंस के लिए जो डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में है। वेयर एज योर हाइंड ब्रेन जो कि बिल्कुल लोअर पार्ट है ब्रेन का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनवॉलेंटरी फंक्शंस के लिए, यानी कि ऐसे फंक्शंस के लिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि जब हम रात को सोते हैं और ड्रीम्स लेते हैं, या फिर हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, तो ऐसे कुछ फंक्शंस जो कि इनवॉलेंटरी हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल करता है हाइंड ब्रेन। एंड देन योर मिड ब्रेन, अगेन द नेम इज सजेस्टिंग इट इज द मिड ब्रेन, इट एग्जिस्ट्स इन बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और ये जो है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए अब फर्दर ये जो ब्रेन के टाइप्स हैं, ये कुछ फर्दर टाइप्स में डिवाइडेड हैं। तो फोर ब्रेन डिवाइडेड है टेल एनसेफेलॉन एंड डाई एनसेफेलॉन में। डोंट वरी, आई नो ये टर्म्स कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी अजीब सी टर्म लगेंगी अभी आपको समझने के लिए, और आपको बड़ा ही अजीब लगेगा इनको पढ़ने में, बोरिंग भी लग सकता है कई लोगों को, लेकिन प्लीज इफ यू विल कॉन्स्टेंटली कीप ऑन रिवाइजिंग दिस टेबल, ये टर्म्स बिल्कुल आपके टिप्स पे हो जाएंगे। तो फोर ब्रेन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपके टेल एनसेफेलॉन में और डाई एनसेफेलॉन में। अब टेल एनसेफेलॉन में कौन से पार्ट्स आ रहे हैं? ये 4 पार्ट्स हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम सेरिब्रम भी बोलते हैं। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम सेरिब्रम भी बोलते हैं। और बेसिकली ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता क्या है? तो अगर आपने प्रीवियस वाली स्लाइड में ये देखो, ये वाली ब्रेन की पिक्चर देखी होगी, तो ये जो ब्रेन के ऊपर आपको रिंकल्स दिख रहे हैं ना ऐसे,
ये जो रिंकल का स्ट्रक्चर है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी ब्रेन की, वही होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रम। तो ये जो हमारे ब्रेन पे रिंकल्स दिख रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज व्हाट योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज, विच इज अ पार्ट ऑफ योर फोर ब्रेन, विच इज योर लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंटरी फंक्शंस। तो टेलेंसेफेलॉ में आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ जाता है, आपका बेसल गैंग्लिया भी इन्वॉल्व है टेलेंसेफेलॉ में, और दो और स्ट्रक्चर्स हैं विच आर हिपोकैम्पस एंड एमिगडाला। हिपोकैम्पस एंड एमिगडाला टुगेदर दे आर अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, थोड़ी देर में हम इन सारे के सारे, ये जो पर्पल कलर के आपको जितने भी बॉक्सेस में टर्म्स दिख रहे हैं, इन सारे टर्म्स का थोड़ी सी देर में हम मीनिंग भी जानने वाले हैं और इनका क्या फंक्शन होता है वो भी हम जानने वाले हैं। बट अभी के लिए आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन से ब्रेन के अंडर आ रहा है। तो फोर ब्रेन के अंडर टेलेंसेफेलॉ है, डायएंसेफेलॉ है। टेलेंसेफेलॉ में ये चार स्ट्रक्चर है, डायएंसेफेलॉ में दो स्ट्रक्चर्स हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये याद करने में थोड़ा इजी रहेगा, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। तो इन ऑल ये जो हमारे 6 स्ट्रक्चर्स हैं ये इन्वॉल्व हैं फोर ब्रेन में। तो पहले हम फोर ब्रेन को ही कवर कर लेते हैं। आई विल नॉट मूव ऑन टू मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन राइट नाउ, नहीं तो आप लोग थोड़े और कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये जो फोर ब्रेन के जितने भी हमने 6 स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं इनको फटाफट से कवर करते हैं। ठीक है, तो फोर ब्रेन में हमने पढ़ा था कि बेसल गैंग्लिया है, एमिगडाला है, हिपोकैम्पस है, सेरिब्रम या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, और ये सब किसका पार्ट है, टेलेंसेफेलॉ का। तो बेसल गैंग्लिया के क्या फंक्शंस है, दे कंट्रोल द वॉलेंटरी मोटर मूवमेंट्स। अब देखो फोर ब्रेन की बात हो रही है तो वॉलेंटरी मूवमेंट्स की बात होगी। तो हमारे जो वॉलेंटरी मोटर मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि हम अपनी मर्जी से हमारे हाथ या हमारे लेग्स मूव कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल करता है बेसल गैंग्लिया। फिर प्रोसीजरल लर्निंग। अब प्रोसीजरल लर्निंग क्या होती है कि कोई भी ऐसी लर्निंग, किसी भी ऐसी चीज़ की जिसमें कोई प्रोसीजर इन्वॉल्व है। तो फॉर एग्जांपल आप कुकिंग कर रहे हो, उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर है, रेसिपी है, तो वो प्रोसीजरल लर्निंग बेसल गैंग्लिया रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। हैबिट लर्न करने के लिए, आई मूवमेंट्स के लिए, हमारे कॉग्निशन के लिए, कॉग्निशन में क्या चीज़ें आ रही हैं, हमारा थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, हमारे वेरियस इमोशंस के लिए कुछ हद तक बेसल गैंग्लिया इज रिस्पॉन्सिबल। आफ्टर दैट देर आर 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। जैसा मैंने आपको बताया ही था पहले कि लिम्बिक सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एमिगडाला और हिपोकैम्पस। लिम्बिक सिस्टम इन जनरल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है इमोशंस के लिए, और जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल ड्राइव्स होते हैं उन चीज़ों के लिए लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। और लिम्बिक सिस्टम में 2 पार्ट्स आते हैं, एमिगडाला जो कि फियर प्रोसेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और हिपोकैम्पस जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म होती है, जिसकी मदद से हमारा परमानेंट स्टोर हाउस बनता है एक मेमोरी का, तो मेमोरी का भी एक टॉपिक है जो हम आगे आने वाले जनरल साइकोलॉजी के पेपर में कवर करेंगे। बट फॉर नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि हिपोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, फिर जो सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो मैंने आपको दिखाया भी था रिंकल वाला एरिया, वो हाई लेवल कॉग्निटिव फंक्शंस में इन्वॉल्व है, कि जैसे अटेंशन हम पे कर रहे हैं कि नहीं, कैसे परसीव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, लर्न कैसे कर रहे हैं, मेमोरी कैसे फॉर्म कर रहे हैं, लैंग्वेज कैसे फॉर्म हो रही है, हमारा बिहेवियर कैसा है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग कैसे कर रहे हैं। सो ये सारे जो बहुत हाई लेवल के कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं वो सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स परफॉर्म करता है। और ये जो सेरिब्रम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये फर्दर डिवाइडेड होता है 4 टाइप के लोब्स में और 2 टाइप के हेमिस्फेयर्स में। तो ये जो 4 लोब्स हैं और 2 हेमिस्फेयर्स हैं ये हम बस थोड़ी सी देर में कवर करेंगे, बट अभी हम 4 ब्रेन के जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं उनको कवर करेंगे। सो ये 4 स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए जो कि पार्ट है टेलेंसेफेलॉ के। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द 2 स्ट्रक्चर्स विच आर पार्ट ऑफ योर डायएंसेफेलॉ। ठीक है, अब डायएंसेफेलॉ का पहला पार्ट है थैलेमस। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको याद रखनी है कि थैलेमस है सेंसरी रिले स्टेशन ऑफ योर ब्रेन। सेंसरी रिले स्टेशन का क्या मतलब है कि हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस होती हैं, ठीक है, आईज से आने वाली इंफॉर्मेशन या फिर ईयर्स से आने वाली इंफॉर्मेशन, सो डिफरेंट जो सेंसेस है हमारी, उसकी इंफॉर्मेशन जो है थैलेमस के पास एज अ रिले स्टेशन आती है। लेकिन
जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल होती है, हमारा जो सेंस ऑर्गन स्मेल का होता है, उसकी इंफॉर्मेशन थैलेमस के पास नहीं आती, क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल की अपने खुद के ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स में स्मेल की इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, सो थैलेमस इज योर सेंसरी रिले स्टेशन फॉर एवरी सेंस ऑर्गन एक्सेप्ट फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। एंड देन इज योर हाइपोथैलेमस विच इज अ पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलोफोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस 3 चीजों में इन्वॉल्व है मेनली, कि जो हमारा प्लेजर है, हमारा जो फूड है, हंगर है, और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस है, इन 3 इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करता है हाइपोथैलेमस। सो आई विल जस्ट मेक दिस टेबल अ लिटिल मोर नीटर, और फिर आप लोग जो है इस टेबल का एक सॉर्ट ऑफ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसको डेली रिवाइज करते रहें, या फिर अपनी नोटबुक में भी आप इस टेबल को बना सकते हैं, बिकॉज डेली आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो 4 ब्रेन के हमने मेजर पार्ट्स डिस्कस कर लिए। अब फटाफट से ये जो मैंने बोला था सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 4 लोब्स और 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेरिब्रम, जो कि 4 लोब्स में डिवाइडेड है। ये है हमारा ब्रेन का रफ सा स्ट्रक्चर है ना, एक रफ सा डायग्राम है। और हमारे 4 लोब्स कौन से हैं? फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ओसिपिटल लोब। तो फ्रंटल लोब है आपका जो फ्रंट वाला ब्रेन का रीजन है। ठीक है, पेरिएटल लोब आपका सॉर्ट ऑफ मिडल वाला जो ब्रेन का रीजन है। टेम्पोरल लोब है जो आपके ईयर्स के पास वाला ब्रेन का रीजन है, और ओसिपिटल लोब है जो बिल्कुल पीछे है, एकदम बैक ऑफ योर ब्रेन के रीजन में। सो ऐसे कुछ लोकेशंस हैं इन लोब्स की। अब जान लेते हैं इनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो फ्रंटल लोब जो है, जो फ्रंट वाला रीजन है, वो हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे कि जो बेसिकली सेरिब्रम जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था ना, जैसे प्लान करना, रीजनिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होना, इमोशंस को रेगुलेट करना, उन सारे फंक्शंस में जो है फ्रंटल लोब इन्वॉल्व है। और वॉलेंटरी मूवमेंट्स में भी फ्रंटल लोब इन्वॉल्व है। अब फ्रंटल लोब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकाज रीजन। ब्रोकाज रीजन हेल्प करता है हमारी स्पीच प्रोडक्शन में। तो हम कैसे अपनी स्पीच को प्रोड्यूस करें, कैसे अपनी बातें बोल रहे हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्रोकाज रीजन, और ब्रोकाज रीजन पार्ट है आपके फ्रंटल लोब का। फिर आपका आता है पेरिएटल लोब। अभी हमने देखा था पेरिएटल लोब कहीं यहाँ पे येलो वाले रीजन में प्रेजेंट है। पेरिएटल लोब का इन्वॉल्वमेंट है टच, टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर में। तो हमारी बॉडी में जहाँ पे हमें टच फील हो रहा है, टेम्परेचर फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, ये सारी जो फीलिंग और सेंसिंग है, टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर और वेरियस अदर सेंसेशंस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा पेरिएटल लोब। एंड देन वी हैव टेम्पोरल लोब। वेयर वाज टेम्पोरल लोब? नियर बाय योर ईयर्स, ये जो ग्रीन वाला एरिया है। तो टेम्पोरल लोब का मेजर फंक्शन है हियरिंग में हेल्प करने के लिए। ठीक है, जो बातें हम सुन रहे हैं उनको सुनने में, उस जो भी लैंग्वेज हम सुन रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज करने में, और मेमोरीज फॉर्म करने में उस हियरिंग कैपेसिटी का, वो रिस्पॉन्सिबल है टेम्पोरल लोब। तो हम लैंग्वेज कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? तो कई बार होता है ना, हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, हमने नंबर नहीं सेव किया हुआ, बट somebody जस्ट बिगिंस टू टॉक, और हम सडनली एक गेस करते हैं, थोड़ा कैलकुलेटेड गेस, कि ये तो उस फ्रेंड की आवाज़ लग रही है। सो ये जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज है, हियरिंग ऑफ लैंग्वेज है या वर्ड्स है, उसके लिए टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे फ्रंटल लोब में एक रीजन था जिसको हम बोल रहे थे ब्रोकाज रीजन, जो हमारी स्पीच के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वैसे ही हमारे टेम्पोरल लोब में एक रीजन होता है जिसको बोला जाता है वर्निकीज रीजन। और वर्निकीज रीजन रिस्पॉन्सिबल है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन करने के लिए, यानी कि जो लैंग्वेज हम सुन रहे हैं अपने कानों के थ्रू, उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉम्प्रीहेंड करने के लिए वर्निकीज रीजन इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये 2 रीजन का नाम आपको बिल्कुल ही टिप्स पे होना चाहिए, और इनका क्या काम है, ये कौन से लोब में प्रेजेंट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट टाइप ऑफ लोब, जो कि ये पिंक वाला रीजन था टूवर्ड्स द बैक साइड ऑफ योर ब्रेन, इज योर ओसिपिटल लोब। नाम से ही पता लग गया होगा, ओसिपिटल लोब हमारी ब्रेन का विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर है, यानी कि जो भी हम प्रोसेस करें अपने आईज के थ्रू, उस इंफॉर्मेशन को लेने में, अंडरस्टैंड करने में ओसिपिटल लोब हेल्प करता है। तो ये 4 तरीके के लोब्स हैं जिनमें हमारा सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिवाइडेड है।
क्या था सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स? वो रिंकल वाला एरिया जो हमारा ब्रेन का आउटर कवरिंग है और पार्ट है फोर ब्रेन के टेल एनसेफेलॉन पार्ट का, ठीक है। एंड फर्दर जो सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो दो टाइप के हेमिस्फेयर्स में डिवाइड हो जाता है और हमारे ब्रेन को भी दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर देता है, विच आर द लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड द राइट हेमिस्फेयर। तो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फेयर, ब्रेन का लेफ्ट साइड और ब्रेन का राइट साइड, दो हेमिस्फेयर्स हैं और ये जो डिवाइड हो रहा है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही डिवाइड हो रहा है। तो लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है हमारे लैंग्वेज बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। कैसे याद रखें भाई? तो लेफ्ट है एल से शुरू है, लैंग्वेज है एल से शुरू है, तो हमारा जो लैंग्वेज में इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो लैंग्वेज प्रोडक्शन हो, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हो, जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड बिहेवियर है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल कर रहा है। और राइट हेमिस्फेयर जो है वो थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, जैसे कि इमेजेस से देखना, किसी भी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, स्पेशियल रिलेशंस अंडरस्टैंड करना। स्पेशियल रिलेशंस मतलब कि स्पेस में आपको कौन सी चीज़ विद रिस्पेक्ट टू दूसरी चीज़ कैसे रखी हुई है, कैसे प्लेस्ड है, वो चीज़ें आप अपने मन में ही इमेजिन करके सोचें। सो राइट हेमिस्फेयर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड है, लेफ्ट हेमिस्फेयर आपकी लैंग्वेज बिहेवियर के साथ रिलेटेड है। और ये जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर्स हैं, ये लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर्स कनेक्टेड होते हैं एक वाइट बंडल ऑफ शीथ से। उस वाइट बंडल ऑफ शीथ को बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। तो कई बार ये चीज़ एमसीक्यू में आ जाती है, अपनी नोटबुक में प्लीज़ कहीं पे स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर एक वाइट बंडल ऑफ शीथ से कनेक्टेड होते हैं और उस वाइट बंडल ऑफ शीथ का नाम होता है कॉर्पस कैलोसम, राइट। तो चलिए, ये विद दिस वी हैव कवर्ड योर फोर ब्रेन के मेजर जो हमारे पार्ट्स थे। थोड़ी खुशी हुई होगी, ये वाला मेजर पार्ट हमारा डन है, फोर ब्रेन का, टेल एनसेफेलॉन, डायएनसेफेलॉन। आई नो दिस वीडियो हैज़ एक्सीडेड 30 मिनट्स, बट मैं नहीं चाहती कि इसका मैं पार्ट 2 बनाऊं। मैं इसी वीडियो में मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये तीन चीज़ें और फटाफट से कवर करूंगी। प्लीज़ 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 मेंटेन योर अटेंशन स्पैन, डू नॉट गो टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड स्टार्ट मैसेजिंग। थोड़ी देर और बस बैठ जाओ, 10 मिनट और लूंगी मैं आप लोगों के, एंड देन वील बी डन विद टुडेज वर्क, ठीक है। तो चलिए, फोर ब्रेन हमारा कवर्ड है। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है। और मिड ब्रेन में कुछ न्यूरल सेंटर्स होते हैं जो स्पेशल रिफ्लेक्सेस के लिए होते हैं, विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशंस के लिए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मिड ब्रेन का सिर्फ एक ही काम है कि भाई हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट कर दिया, नो। मिड ब्रेन में भी कुछ न्यूरल सेंटर्स होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे रिफ्लेक्सेस में हेल्प करते हैं, हमारे विजुअल सेंसेशंस में हेल्प करते हैं, हमारे ऑडिटरी सेंसेशंस में हेल्प करते हैं। विजुअल मतलब देखना, ऑडिटरी मतलब सुनना, ठीक है। और मिड ब्रेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, और RAS। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मिड ब्रेन का, रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर अराउजल। तो ये जो रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, थोड़ा नाम से देखो, एक्टिवेट कर रहा है हमको, एक्टिव कर रहा है हमको, अराउज्ड कर रहा है, हमारे को अलर्ट कर रहा है, ठीक है। सो रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर अराउजल, फॉर मेकिंग अस अलर्ट, मेकिंग अस एक्टिव, ठीक है, एकदम से जाग जाना। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन सेलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट से कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाए। सो मिड ब्रेन के कुछ ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एंड नाउ वी क्विकली मूव ऑन टू योर हाइंड ब्रेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा पार्ट आपका फोर ब्रेन ही था, जैसा कि हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था कि इट इज हैविंग द लार्जेस्ट एरिया। बाकी जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है वो बेचारे छोटे छोटे से बड़े प्यारे प्यारे रीजन्स हैं, ठीक है। चलिए, तो हाइंड ब्रेन में तीन स्ट्रक्चर्स हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। अब जो हमारा, हम लोगों ने ऑलरेडी उस फ्लो चार्ट में देख ही लिया था कि जो सेरिबेलम है और जो पोन्स है वो पार्ट है मेट एनसेफेलॉन का, और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा पार्ट है माइल एनसेफेलॉन का, ठीक है। आप चाहें तो वापस अपना फ्लो चार्ट देख सकते हैं जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है या कॉपी में बनाया है। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेरिबेलम और पोन्स का फंक्शन, जो कि पार्ट है मेट एनसेफेलॉन का। सो सेरिबेलम
इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पॉस्चर। तो हमारी बॉडी का कैसा पॉस्चर होता है, कई लोगों को आप देखते हो ना बिल्कुल झुके हुए होते हैं, कई लोग बिल्कुल ही एकदम स्ट्रेट एंड स्टिफ बैक के साथ चलते हैं। सो हमारा कैसा पॉस्चर है बॉडी का, हमारे जो मसल मूवमेंट्स हैं उनका कैसा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कि हम जब अपने हैंड्स यूज़ करते हैं बात करते हुए कुछ भी करते हुए, सो आर दे इन सिंक विद ईच अदर, क्या वो कोऑर्डिनेटेड है एक दूसरे के साथ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सेरिबेलम का, मेमोरी ऑफ मूवमेंट पैटर्न्स। जो ये जो हमारे मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं उनकी मेमोरी भी सेरिबेलम रखता है। जैसे कि किस स्टाइल से हम चलते हैं वो तो हम एक ही बार सीखते हैं, है ना। टिल द टाइम योर ब्रेन इज इंटैक्ट एंड नथिंग इज कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है जिसने आपके ब्रेन को इफेक्ट किया हो, कोई डिसऑर्डर नहीं हुआ है, तब तक जो है आपका मूवमेंट पैटर्न इंटैक्ट रहता है कि कैसे हम चल रहे हैं। एवरी डे वाइल वॉकिंग हम अटेंशन पे नहीं कर रहे होते, डेली नहीं सीखते हम कि कैसे चलना है ना। डेली हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे होते कि पहले लेफ्ट पैर आगे जाएगा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। वी जस्ट डू इट ऑटोमेटिकली। या फिर अगर मैं साइकिलिंग की बात करूँ तो एक बार अगर आप साइकिल चलाना सीख जाते हो तो फिर वो थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक हो जाता है, आप डेली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे होते उस चीज़ पे। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट पैटर्न्स की मेमोरी है उसका स्टोरेज सेरिबेलम में होता है, और ये हमारा कंट्रोल करता है पॉस्चर को, इक्विलिब्रियम को, और मस्कुलर मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके सेरिबेलम के, जो पार्ट है हाइंड ब्रेन के मेट एनसेफेलॉन का। फिर आता है पॉन्स। पॉन्स इन्वॉल्व है हमारे स्लीप मैकेनिज्म में और ड्रीमिंग में। तो जब सोते हुए हम जो सपने लेते हैं, जो ड्रीम्स लेते हैं, उसमें इन्वॉल्व है ये वाला स्ट्रक्चर पॉन्स, और स्लीप मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। दूसरा इन्वॉल्वमेंट इसका है रेस्पिरेटरी मूवमेंट में, और तीसरा इन्वॉल्वमेंट है फेशियल एक्सप्रेशंस पे। तो हम कैसा फेशियल एक्सप्रेशन बना रहे हैं, जो हमारी रेस्पिरेशन हो रही है, हमारी जो स्लीपिंग मैकेनिज्म्स हैं, ड्रीम्स जो आते हैं सोते वक्त, वो सारे फंक्शंस जो है पॉन्स कंट्रोल करें। अब देखो हाइंड ब्रेन, शुरुआत में अगर आपको याद हो तो हाइंड ब्रेन में हमने डिस्कस किया था कि भाई देखो फोर ब्रेन तो कंट्रोल करे वॉलंटरी फंक्शंस, लेकिन हाइंड ब्रेन हमारे इनवॉलंटरी फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है। सो यही कुछ फंक्शंस हैं जो सेरिबेलम और पॉन्स भी कंट्रोल करें, ठीक है। उसके बाद है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा विच वाज अ पार्ट ऑफ माइल्ड एनसेफेलॉन ऑफ हाइंड ब्रेन। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा हमारे ब्रेन का लोएस्ट पार्ट होता है। तो जब आपने स्पाइनल कॉर्ड की पिक्चर देखी होगी, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो इट टू यू वंस अगेन राइट हियर। तो यहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू है, और जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वो हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन का वो लोएस्ट स्ट्रक्चर जो स्पाइनल कॉर्ड के कंटिन्यूएशन में ही एग्जिस्ट करता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा ब्रेन का लोएस्ट पार्ट है, वो कंटिन्यूएशन में रहता है स्पाइनल कॉर्ड के, और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा को वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन बोला जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि what is known as the vital center of the brain. So it is the medulla oblongata which is known as the vital center of the brain. अब इसे vital center of brain क्यों बोला जाता है, because medulla oblongata basic life supporting activities में involved है। life supporting activities कौन सी है, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। तो ये जो तीन मेजर एक्टिविटीज है वो हमारी लाइफ को ही सपोर्ट करते हैं ना डायरेक्टली, कि हमारी हार्ट बीट चल रही है कि नहीं, हम ढंग से सांस ले पा रहे हैं कि नहीं, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है कि नहीं। तो ये कुछ लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा परफॉर्म करता है, इसीलिए इसको वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन बोला जाता है। सो विद दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड योर ब्रेन। ब्रेन के सारे पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और ब्रेन किसका पार्ट था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। नाउ वील कम टू द डिस्कशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बस 5 मिनट और एंड द वीडियो विल बी डन, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, एक लॉन्ग रोप लाइक कलेक्शन होता है नर्व फाइबर्स का। इमेज आप ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं फिर से नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। तो एक लॉन्ग रोप लाइक कलेक्शन जो एक नर्व फाइबर से पूरा कलेक्शन होता है उनका, एक एंड स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्टेड होता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के साथ, जो ऊपर वाला एंड होता है ना, और दूसरा एंड जो है वो फ्री होता है, एक टेल एंड जिसे हम बोलते हैं, तो वो फ्री होता है नीचे वाला एंड, और ऊपर वाला एंड आपके मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के साथ कनेक्टेड होता है ना। व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म्स। तो स्पाइनल कॉर्ड का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो सेंसरी इंपल्सेस कैरी करता है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। तो हमारा जो लोअर पार्ट है बॉडी का, स्पाइनल कॉर्ड से लोअर,
वहां से जो सेंसरी इंपल्सेस आ रहे हैं, उन सेंसरी इंपल्सेस को स्पाइनल कॉर्ड कैरी करता है ब्रेन तक, और फिर ब्रेन जब उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कुछ मोटर इंपल्सेस रिलीज करता है, कुछ मोटर इंफॉर्मेशन रिलीज करता है, तो उस मोटर इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से लेकर पूरी की पूरी बॉडी तक फैला देता है, कैरी कर देता है, सेंड कर देता है. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. एंड अनदर मेजर फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कुछ सिंपल रिफ्लेक्सेस में भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली एक इनवॉलेंटरी एक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी करंटली आपकी आंखों के सामने एकदम से कोई चीज आ जाए तो आप तुरंत अपनी आईज ब्लिंक करोगे, या फिर अगर आप किसी हॉट चीज पे अपना हाथ पुट कर दो और एकदम से आप अपना हाथ उठाओगे, है ना. सो दीज टाइप ऑफ एक्शंस आर रिफ्लेक्स एक्शन. ये एक इनवॉलेंटरी एक्शन है. आपके ब्रेन के कॉन्शियस डिसीजन के बगैर ऑटोमेटिकली ये एक्शंस हो रहे हैं. तो आपके ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन अभी तक पहुंची भी नहीं थी कि आपकी आंखों के सामने कुछ आया, और आपने उससे पहले ही जो है अपनी आईलिड्स ब्लिंक कर दी इन एन इनवॉलेंटरी एक्शन, इन एन ऑटोमेटिक एक्शन. ठीक है, आपको भी एकदम से समझ नहीं आया हुआ क्या, क्योंकि वो एकदम ऑटोमेटिक एक्शन था, इनवॉलेंटरी एक्शन था, आपके कंट्रोल में नहीं था. तो ऐसे एक्शंस को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शंस. और रिफ्लेक्स एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड इन रिफ्लेक्स एक्शंस में इन्वॉल्व होती है, जिसमें ब्रेन का कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, और ये ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलेंटरी होते हैं. ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शंस और इंपॉर्टेंट क्यों होंगे? ऑफ कोर्स उनका एक लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर है कि अगर आपने किसी गर्म चीज पे हाथ रख दिया तो जब तक वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचेगी तब तक तो और हार्म हो चुका होगा बॉडी पे. सो उससे बेटर है कि वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से पहुंचे उससे पहले ही स्पाइनल कॉर्ड तुरंत अपना जो है एक्शन करे और ऑटोमेटिकली आप अपना हाथ वहां से हटा लो. तो लेटर ऑन वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुंचती जरूर है, तब आपको एकदम से पेन सेंसेशन होनी शुरू होती है कई बारी, लेकिन उससे पहले रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड कर देता है. एंड विद दैट वी हैव कवर्ड योर नर्वस सिस्टम, एंड इस वीडियो का एंड होता है यहाँ पे. सो आई होप गाइज आपको नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीटली समझ आ चुका है. अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके लिखिए, या फिर लिखिए कंप्लीटली अंडरस्टूड. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं. माई इंस्टाग्राम ID इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Until then, have a very good day. Make sure that you have subscribed to the channel and hit the like button if you found my efforts to be worthy. और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से कुछ नॉलेज रिसीव हो पा रही है तो, एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक्स फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे बायो साइकोलॉजी पेपर के.